एक लड़का ट्रेन के स्लीपर कोच में सबसे ऊपर वाले बर्थ पर आराम से सोया हुआ था। ट्रेन रुकती है और रुकने के बाद जब अचानक फिर से वो ट्रेन खुलती है, तब उस लड़के का, जो कि काफी देर से ऊपर वाले बर्थ पर सोया हुआ था, उसकी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुलती है, जब वह नीचे देखता है, तो नीचे वाले बर्थ पर उसकी पत्नी, जिससे कि 6 साल पहले तलाक हो चुका था, वह उसी तरह नीचे वाले बर्थ पर एक कम पैसे की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी और इस बदहवास हाल में बैठी हुई थी और ऐसा कुछ सोच रही थी मानो उसने जीवन में बहुत बड़ा कुछ नुकसान कर दिया हो, या फिर यूं कहें कि उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका कुछ बहुत बड़ा खो गया हो। उस लड़के का नाम अभिषेक था और जो उसकी पत्नी जो वहां पे बैठी हुई थी, जिसके पत्नी का नाम रोशनी था, और अभिषेक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था और वह लड़की भी गोरखपुर की ही रहने वाली थी और वह गोरखपुर से कानपुर जा रही थी। और कानपुर जाने के दौरान ही, चूंकि अभिषेक को भी कानपुर ही किसी काम से जाना था, और अकस्मात जैसे ही उसकी नजर अपने पत्नी पर पड़ती है, वह पूरी तरीके से चौंक जाता है। और जब उसकी पत्नी, जिसका कि नाम रोशनी था, अभिषेक ऊपर से नीचे आके बैठ गया, तब वह उस अभिषेक को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी, या फिर यूं कहे कि वो बाहर खिड़की की ओर, विंडो की ओर देखने लगती है और ऐसा प्रदर्शित कर रही थी कि मानो उसने अभिषेक को देखा ही नहीं हो। अभिषेक नीचे रोशनी के पास आकर बैठता है और बैठने के बाद रोशनी से कहता है कि आप ऐसे इस हाल में कहां जा रही हो और आपने अपनी हालत कैसी कर रखी है? क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? तब थोड़ी देर बाद अभिषेक के बातों का रोशनी अभिषेक की ओर देखते हुए रिप्लाई करती है और ना में सर हिलाती है और कहती है कि ना, मैंने अभी शादी नहीं की। क्या आपने शादी कर ली? और इतना सुनते ही अभिषेक भी ना में सर हिला देता है और इसके बाद रोशनी से कहता है, ना, अभी तो मैंने भी शादी नहीं की। हालांकि थोड़ी देर दोनों मौन रहते हैं, लेकिन अभिषेक से ज्यादा देर तक रुका नहीं जाता है। वह रोशनी से पूछता है कि आपकी यह दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब आपसे हमारी तलाक हुई थी उस समय तो काफी अच्छी खासी आप दिखती थी, काफी खूबसूरत थी, और अचानक से क्या हो गया? आपकी ये दशा अचानक से कैसे बदल गई और अभी आप इस हाल में कहां जा रही हैं? इतना सुनते ही रोशनी अभिषेक से कहती है कि मैं कानपुर जा रही हूं। कानपुर में बड़े भैया रहते हैं और मां की तबीयत खराब है। मां का जो इलाज है वो कानपुर में ही चल रहा है, तो बड़े भैया अपने ही पास मां को रखते हैं और वहीं से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और मां से हमारी बात हुई थी तो मां ने हमें कहा था कि बेटी आप भी आ जाओ, आपको देखने का मन कर रहा है। तो मैं जा रही हूं, उनसे मिल भी लूंगी और जब मैं उनके पास जाऊंगी तो उनकी देखरेख भी हो जाएगी। लेकिन आप कहां जा रहे हैं? तब अभिषेक कहता है कि मैं भी कानपुर ही जा रहा हूं, एक काम मुझे भी है, मैं भी अपने ही काम से कानपुर जा रहा हूं। और संजोग देखो कि हम दोनों संजोग से कानपुर ही जा रहे हैं और एक ही ट्रेन में हैं और ऊपर नीचे हम दोनों बैठे हुए हैं। इसी सब सिलसिले को लेके इन दोनों में बातचीत चल रही थी। दोनों अपने अपने फैमिली के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, अतीत के यादों को भी एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे और इन दोनों ने कैसे 6 साल तक एक दूसरे के बिना व्यतीत किया, इन बातों पे भी चर्चा हो रही थी। इसी बीच एक आइसक्रीम बेचने वाला वहां पर आता है और जैसे ही आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो अभिषेक कहता है रोशनी से कि रोशनी, क्या आइसक्रीम खाओगी? ये तुम्हारा काफी फेवरेट था। इस बात पे रोशनी कहती है, अरे वो उन अतीत की बातों को क्या याद करना है। हाँ, आइसक्रीम तो मेरा फेवरेट था ही, लेकिन मैं अभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। इस बात पे अभिषेक कहता है कि नहीं, आइसक्रीम तो आपको खानी ही पड़ेगी। तब रोशनी कहती है, आइसक्रीम तो मैं खाऊंगी लेकिन एक शर्त पे। तब अभिषेक बोलता है कि हाँ, क्या शर्त है? आप अपनी शर्त बताओ। रोशनी कहती है कि शर्त यह है कि इस आइसक्रीम के पैसे मैं दूंगी। अभिषेक कहता है कोई बात नहीं। उस आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम रोशनी खरीदती है, एक आइसक्रीम खुद लेती है और दूसरा आइसक्रीम अभिषेक की ओर बढ़ाती है। इसके बाद दोनों आइसक्रीम खा रहे थे और आइसक्रीम खाते खाते ही ये दोनों अपने अतीत की यादों में पूरी तरीके से खो चुके थे। कभी हंसते, कभी मुस्कुराते और कभी मायूस भी हो जाते। मतलब यूं कहें कि पूरी तरीके से ये दोनों, इन दोनों का जो समय व्यतीत हुआ था ना, उन समय में ये दोनों चले गए थे और जाने के बाद उस समय को याद कर रहे थे, अतीत की यादों में पूरी तरीके से खो गए थे। और कभी ऐसा प्रतीत होता कि इन दोनों के आंखों से आंसू आ जाएगा। आइसक्रीम खाने के बाद अभिषेक बोलता है कि चलो
आइसक्रीम तो हमने खा लिया, और अगर खाओगी तो बोलो। इस बात पे रोशनी बोलती है, नहीं, आपका ही तो कहना था ना कि ज्यादा आइसक्रीम खाने से खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। अब इन दोनों का सफर आगे की ओर बढ़ रहा था। गोरखपुर से ये दोनों कानपुर जा रहे थे। क्योंकि अभिषेक और रोशनी की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, परिवार के सहमति से हुई थी, तो ये दोनों अपने लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, अभिषेक काफी ज्यादा ड्रिंक करता था, और जब वो ड्रिंक करता तो वो किसी की नहीं सुनता, इवन रोशनी की भी नहीं सुनता, और ड्रिंक करने के बाद पूरी तरीके से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसके इस व्यवहार से न तो घर वाले खुश थे, न ही गांव वाले खुश थे। सब लोग तमाम तरह की बातें बोला करते थे। रोशनी बार बार अभिषेक को समझाने की कोशिश करती और यह भी कहती कि पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, वैसे गंदे मानसिकता वाले दोस्तों के साथ रहना भी छोड़ दो। लेकिन अभिषेक कहां मानने वाला था। वो रोज दिन भर सही रहता, लेकिन जैसे ही शाम होता वो निकल जाता 6 बजे के आसपास, और उधर से शराब पी के 10 बजे आता, और पूरी रात जैसे ही शराब का नशा उसके ऊपर चढ़ता वो पूरी तरीके से पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता और अपनी पत्नी रोशनी को बड़े ही बुरे तरीके से मारता पीटता। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों में चर्चाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। तब अभिषेक रोशनी से कहता है कि रोशनी, आप क्या थी और क्या हो गई? खाने पीने पे आप ध्यान नहीं देती हैं क्या? पूरी तरीके से आपका जो शरीर है वो सूख चुका है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खाना पीना आपको मिल नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप खाना ही नहीं खाती हैं। क्या यह सच है? इस बात पे रोशनी कहती है कि मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी करती हूं, और वहीं पे एक स्कूल है, वहां पे 4 घंटे मैं पढ़ाने के लिए भी जाती हूं। इसके बदले में मुझे 15,000 रुपए वहां पे मिल जाते हैं। इस बात पे अभिषेक कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब हमारा तुम्हारा तलाक हुआ था तब जज साहब ने 20 लाख रुपए देने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन जज साहब के ऑर्डर के बाद भी आपने पैसे नहीं लिया, आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया था उस समय। काश आप हमसे 20 लाख रुपए उस समय अगर ले ली होती तो आज तुम्हारा खुद का स्कूल होता। तो अब रोशनी कहती है, अगर मैं आपसे 20 लाख रुपए उस समय ले लेती और लेने के बाद मैं अपना खुद का स्कूल चलाती, तो मेरा ईमान हमसे कहता कि आखिर आज तुम उसी के पैसे पर तो पल रही हो। इसलिए उस समय मैंने पैसा लेना उचित नहीं समझा। आखिर भगवान ने मुझे भी 2 हाथ और पैर दिए हैं। जब आप कमा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तब अभिषेक कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी देर दोनों शांत रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अभिषेक कहता है, रोशनी, मैंने अब पीना भी छोड़ दिया है, गलत लोगों के मैं संगत में भी नहीं रहता हूं। आपसे अलग होने के बाद परिवार के साथ साथ गांव वाले भी बहुत भला बुरा कहते, और यह भी कहते कि इसकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी थी, लेकिन यह बदनसीब शराब और जुए में मस्त रहता था। आज देखो, इसकी पत्नी अंततः इसको छोड़ के ही चली गई। लोगों के ताने को सुन सुनकर मैं पूरी तरीके से तंग आ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अंततः उन लोगों के ताने से बचने के लिए मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली में ही महिपालपुर एक जगह है, उसी जगह पर एक मोबाइल दुकान था। उसी दुकान में मैं काम करने लगा, और जब मैं गांव से दिल्ली आया तो धीरे धीरे वैसे गलत लोगों का संगत भी छूट गया। और जब उन सब का संगत छूट गया तो एक समय ऐसा भी आया जब शराब, जुआ, जितने भी हमारे अंदर अनवांटेड गुण थे, कि वो सारा का सारा ही छूट गया। इस बात पर रोशनी कहती है कि तुम और शराब छोड़ दो, ऐसा मुमकिन नहीं, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। खैर, उन सब चीजों से मुझे क्या मतलब। अब हम कौन हैं आपके जो हम आपको मना करें या कुछ भी बोलें। हम दोनों के सुखद जर्नी का सुखद एहसास अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा, और बच जाएगी तो यात्रा की यादें बच जाएगी। इस बात पे अभिषेक थोड़ा सा मायूस होता है, और मायूस होने के बाद रोशनी से कहता है, वो अलग बात है, ये मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैंने शराब पूरी तरीके से छोड़ दिया है। आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपकी कसम खा के बोलता हूं कि मैंने शराब छोड़ दिया है। इतना बोलते ही रोशनी कहती है, मैं कौन हूं जो मेरी कसम आप खा रहे हैं? तब अभिषेक बोलता है, मैं कसम इसलिए खा रहा हूं ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए, भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। आपको अगर भरोसा नहीं है तो मैं मरे हुए अपने मां की कसम खा के बोलता हूं कि मैंने शराब पूरी तरीके से छोड़ दिया है। इतना सुनते ही रोशनी चौंक जाती है और कहती है, मरी हुई मां? क्या मतलब? कि हां,
अब मां नहीं रही। तब रोशनी कहती है, क्या हुआ था मां को और कब हुआ ये सब? इतना बोलते ही रोशनी की आंखों में आंसू भर जाता है। जब से हम दोनों का तलाक हुआ उसी समय से मां को मानो सदमा लग चुका था। वो पूरी तरीके से मायूस रहती और मायूसी के हालत में बार बार ये कहती कि बेटा, बहू को किसी तरह अपने घर लाओ। एक दिन मां तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी और बात करते करते अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया। और जब हार्ट अटैक आया तो आनंद फानंद में हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया। और अंततः हम सब के लिए लड़ने वाली मां, हम सब की अच्छाई चाहने वाली मां हम सबको छोड़ के चली गई। मैं हूं ही अभागा, मैं हूं ही बदनसीब। इतना कहकर वह रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि मां हमेशा बोलती थी, अपने अंतिम समय में भी यह कह रही थी कि बहू को ले आओ। लेकिन मां को यह कहां मालूम था कि तलाक होने के बाद एक तलाकशुदा औरत कभी भी अपने ससुराल नहीं जाती, बल्कि वो जाती है तो अपने मायके ही चली जाती है। मां को मरे हुए लगभग 4 साल बीत चुके। रोशनी इतना सुनते ही रोशनी भी फपक फपक कर रोने लगती है और अभिषेक से कहती है कि अभिषेक, आखिर मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस यही बोलती थी ना कि तुम शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो। और मेरे मना करने के बाद भी, मेरे समझाने के बाद भी तुम बुरी तरीके से मुझे शराब पीकर आते और पीटते थे। लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोलती। मैं ये सोच रही थी कि अब सुधर जाओगे, अब सुधर जाओगे। लेकिन लगातार तुम्हारे व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। और अंततः मैं क्या करती, कब तक झेलती? मजबूर होकर मैं तुमसे अलग होना ही बेहतर समझी। मैं भी मां को छोड़ के आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मां तो मां थी। उसने कभी मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में देखा था। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अंतिम समय में भी मां के पास नहीं थी। काश अगर आप उसी समय सुधर गए होते तो आज आप भी हमारे होते और मां भी जीवित होती। रोशनी को रोता देख अभिषेक भी रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि हाँ रोशनी, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं और कहीं ना कहीं मां के असमय गुजर जाने का भी गुनहगार मैं ही हूं। अगर मैं उस समय ठीक हो गया होता तो ये तुम सच बोल रही हो कि मां भी मेरे पास होती, तुम भी मेरी होती। कि रोशनी, अब मैं क्या करूं? जब से मां गुजरी हैं तब से मैं पापा को लेके दिल्ली चला गया हूं। क्योंकि गांव में सब लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, भी सब लोग कहते कि मेरे ही चलते मेरी मां मर गई। मैं कितना लोगों की बात को सुनता, कितना लोगों की बातों को नजरअंदाज करके मैं वहां पे रहता। मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी और अंततः मुझे विवश होकर अपने पापा को लेकर दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली जाने के बाद मैं पूरी तरीके से अपने काम में लग गया और पूरी लगन के साथ मैं मेहनत किया, ईमानदारी के साथ मेहनत किया। और आज मेरा खुद का मोबाइल का दुकान भी है और मैं 4-5 स्टाफ भी अपने पास रखा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। कहा गया है ना कि जिस पर्सन को, जिस शख्स को अगर उसके मां का ही प्यार नसीब नहीं हो, सब कुछ पाकर भी मानो उसे कुछ भी नहीं मिला है। रोशनी से कहता है कि रोशनी, मैं अब अकेले हूं, खुद खाना बनाता हूं और खाना बना के खुद खाता हूं और अपने पापा को भी खिलाता हूं। अब मैं पूरी तरीके से पापा के लिए ही समर्पित हूं और अगर मैं जीता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही जीता हूं। सब कुछ है मेरे लाइफ में, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। इतना सुनने के बाद रोशनी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अंत में फिर अभिषेक रोशनी से कहता है कि आप क्या करती हो, क्या विचार है लाइफ में? तब रोशनी कहती है कि मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर एक 4 घंटे का क्लास देती हूं एक स्कूल में। वहां से मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं और इसके बाद 4 घंटे के बाद जो भी समय मुझे मिलता है मैं पूरा समय यूपीएससी की तैयारी में करती हूं। मैं मेहनत तो लगातार कर रही हूं, अब भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मेरा काम मेहनत करना है, मैं तो लगातार मेहनत कर ही रही हूं। तब अभिषेक कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी हर समस्या का समाधान मैंने दूसरी तरफ निकाला और इसी का यह नतीजा है कि हम दोनों के बीच लगातार दूरियां बढ़ती गई और अंततः इतनी दूरियां बढ़ गई कि हम दोनों एक दूसरे के लाइफ से सदा के लिए ही अलग हो गए। आपकी जैसी पत्नी को पाकर कोई मूर्ख ही होगा जो आपको ठुकराएगा। हम तो मूर्खों से भी ज्यादा मूर्ख निकले। अब इतना सुनते ही रोशनी तो समझ ही रही थी कि अभिषेक के मन में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है और अभिषेक भी इस बात को भली भांति समझ रहा था कि रोशनी के भी मन में जरूर कुछ ना कुछ तो है। धीरे धीरे बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है और अब अभिषेक और रोशनी
दोनों उतर जाते हैं। अभिषेक पूछता है कि 2 दिन बाद आप कितने बजे उधर से वापस होंगी? तब रोशनी कहती है कि अभी तो मैं यही हूं, आज और कल मां के पास रहूंगी। मां बीमार है, मां की देखरेख करूंगी, मां के साथ समय व्यतीत करूंगी, मां की सेवा सत्कार करूंगी और 2 दिन बाद फिर वापस मैं आऊंगी और अब यहां से सीधा दिल्ली के मुखर्जी नगर चली जाऊंगी। लेकिन कोई नहीं, परसों सुबह 8 बजे ही मैं वापस स्टेशन आ जाऊंगी। दोनों निर्णय लेते हैं कि जब ये दोनों वापस होंगे, तो चूंकि दिल्ली के मुखर्जी नगर उसकी पत्नी रोशनी को भी जाना था और अभिषेक तो दिल्ली में रहता ही था, तो ये दोनों ये प्लान करते हैं कि क्यों ना जब हम दोनों अपने अपने काम को करके वापस लौटेंगे तो एक ही साथ दिल्ली जाएंगे। अभिषेक कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं 2 टिकट कर दूंगा। तब रोशनी कहती है, अरे आप बड़े लोग हैं, 3rd AC में, 2nd AC में, 1st AC में चलने वाले लोग हैं, मैं कहां मेरी उतनी औकात है, मैं स्लीपर में चलती हूं, टिकट मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं जनरल डब्बे में चली जाऊंगी, मुझे तो जाना ही है। तब अभिषेक कहता है कि मुझे अब इतना भी शर्मिंदा मत करो, जैसा होगा मैं देख लूंगा। और इसके बाद अभिषेक अपने काम से कानपुर चला जाता है और जो लड़की रोशनी होती है, उसकी तलाकशुदा जो पत्नी होती है, वो अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास चली जाती है जहां उसकी मां रह रही थी। क्योंकि मां की तबीयत खराब रहती थी, उसका कानपुर के ही किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अभिषेक रेलवे स्टेशन से निकल जाता है और जो भी उसका काम था उस काम के शेड्यूल को चेंज किया और जल्दी जल्दी अपना काम करने के बाद 2 दिन बाद फिर वापस 9 बजे के आसपास वो वहां पे रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और पहुंचकर रोशनी का वेट करने लगता है। लेकिन रोशनी का कहीं कोई पता नहीं था, रोशनी अभी तक नहीं आई थी। जब लगभग 10:15 बज गए, रोशनी स्टेशन पर आती है और जब स्टेशन पे आती है तब रोशनी कहती है कि अभी तक आप गए नहीं, क्या कर रहे थे इतने टाइम से? तब अभिषेक कहता है कि मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था कि आप आती, इसके बाद मैं जाता। चलिए 15 मिनट अभी और समय है, ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे लग गई है, टिकट भी ले लिया है। 2 टिकट था, एक रोशनी का था और एक अभिषेक का था। दोनों उस ट्रेन में जाके बैठते हैं प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन फिर अब वहां से खुल जाती है दिल्ली के लिए। और जब अगले स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुकती है तब वहां पे आइसक्रीम वाला फिर आता है। इसके बाद अभिषेक उस आइसक्रीम वाले को बुलाता है और बुलाने के बाद रोशनी से कहता है कि आइसक्रीम ही आपकी हर कमजोरी है, आइसक्रीम नहीं खाएंगी? तब रोशनी हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, मैंने तो आपको मना किया था, मैंने तो यह भी कहा था कि आप टिकट मत कीजिए, तो आप मेरी कौन सा बात मान रहे हैं? मैंने तो यह भी कहा था कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए, लेकिन आप मेरा कौन सा बात माने? तब अभिषेक कहता है, शराब की बात तो आप मत ही कीजिए, शराब मैं पूरी तरीके से छोड़ चुका हूं। अब रह गई आइसक्रीम की बात, तो आइसक्रीम वाला आया है, अगर आप कहेंगी तो मैं आइसक्रीम ले लूंगा। तब रोशनी कहती है, ठीक है अब आप ले लीजिए, लेकिन इस बार पैसे आप देंगे, पैसे मैं नहीं दूंगी। अब आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम अभिषेक लेता है, एक आइसक्रीम खुद खाता है और दूसरा आइसक्रीम रोशनी की ओर बढ़ाता है। दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और इसके बाद ट्रेन फिर वहां से खुलती है। इसी बीच अभिषेक पूछता है, रोशनी ये बताइए अब मां ठीक है? तब रोशनी कहती है कि हाँ, पहले से अब बहुत ज्यादा ठीक है। इस बात पे अभिषेक गहरी सांस लेता है और एक आशा भरी नजर से रोशनी की ओर देखता है और देखने के बाद कहता है, सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने पीना भी छोड़ दिया है, मैं किसी को परेशान करना भी मैंने छोड़ दिया है, और अब मैं किसे परेशान करूंगा? एक आप थी मेरे लाइफ में जिसको मैं अब तक परेशान किया था, अब तो आप भी नहीं है, अब परेशान करने के लिए कोई है ही नहीं, अब मैं किसको परेशान करूंगा? इतना जैसे ही वो बोलता है, रोशनी मुस्कुराने लगती है। उसके मुस्कुराहट में भी कुछ ना कुछ बात थी। इस बात पे रोशनी कहती है कि ये सब तो ठीक है, आपने पीना भी छोड़ दिया, लेकिन यही चीज अगर आपने पहले किया होता तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। आपके मारने पीटने के चलते ही मेरा 2 बार गर्भपात हो गया। एक बड़ा बेटा अगर होता तो 8 साल का होता और अगर छोटा होता तो 6 साल का होता। इतना सुनते ही अभिषेक भी अब गदगद हो गया, उसके भी आंखों में आंसू आ गए और वह बोलता है, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई। अब वह लगातार रोए जा रहा था। उसको रोते हुए देखकर रोशनी अपने पर्स से एक रुमाल निकालती है और उसके आंसू को पोंछती है और फिर कंधे पर अपना सर रखकर ऐसे रोने लगती है जैसे बच्चे रोते हैं। धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जब ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंच जाती है। उतरने के बाद अभिषेक रोशनी से कहता है
कि अब यहां से फिर से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यहां से दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, दोनों का मंजिल अलग हो जाएगा। दोनों वहां से बस स्टॉप पर जाते हैं। बस स्टॉप पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद जो बस थी जो कि मुखर्जी नगर जाती थी, वो आके बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। उस बस की ओर इशारा करते हुए अभिषेक रोशनी से कहता है कि रोशनी, तुम्हारी बस आ गई। रोशनी कभी बस की ओर देख रही थी, कभी अभिषेक की ओर देख रही थी। ना चाहते हुए भी मन को मारकर वो उस बस में एंटर कर जाती है और एंटर करने के बाद एक विंडो सीट पर बैठ जाती है। और इधर अभिषेक वो मायूसी की हालत में बस स्टॉप पर ही जो बैठने का सेट बनाया होता है वहां पर जाकर अभिषेक बैठ जाता है। अभिषेक को बस स्टॉप पर इस हाल में देखकर रोशनी बस के अंदर ही, विंडो सीट के पास तो वो बैठी हुई थी, वो बस के अंदर ही रोने लगती है। वह रोते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। इसी बीच बस खुल जाता है। बस मुश्किल से 200 मीटर की दूरी तय की थी। इसी बीच अभिषेक का वो चेहरा उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था। अब उसके मन में एक अलग ही प्रकार का प्लान चलने लगा। वह तुरंत रोते हुए बस के ड्राइवर को कहती है कि मैं गलत बस में बैठ गई हूं, मुझे उतार दीजिए। बस के ड्राइवर को अंततः लड़की की बात को मानकर बस को रोकना पड़ा और वहां पे जो रोशनी थी उस बस से नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद एक ऑटो वाले को हाथ देती है और ऑटो में बैठकर वापस फिर उसी बस स्टॉप पर जाती है। तो वहां पे देखती है कि अभिषेक पीछे घूमकर आंखों को रुमाल से ढककर काफी जोर जोर से रो रहा था। रोशनी सीधा उसके पास पहुंचती है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती है और रखने के बाद कहती है अभिषेक। और अभिषेक इतना सुनते ही पीछे मुड़कर देखता है तो रोशनी को अपने पास पाता है। अब रोशनी को अपने पास देखकर उसके प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। वह तुरंत रोशनी को अपनी बाहों में भर लेता है और रोशनी भी तनिक भी देर नहीं करती है और वह भी तुरंत अभिषेक को अपने सीने से चिपका लेती है। दोनों एक दूसरे के बाहों में पूरी तरीके से खोए हुए थे। इसी बीच रोशनी अभिषेक से कहती है कि अभिषेक अब छोड़ो भी, बस भी करो, ये पब्लिक प्लेस है, ये बस स्टॉप है, बहुत सारे यात्री यहां पर देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा। इतना सुनते ही अभिषेक मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए अपनी आंसू को पोंछता है और इसके बाद फिर रोशनी को छोड़ने के बाद कहता है कि रोशनी, उन सब का जिम्मेवार मैं ही हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तब रोशनी कहती है कोई किसी का गुनहगार नहीं होता है, होना वही होता है जो विधि का विधान होता है, होना वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। फिर अभिषेक और रोशनी दोनों वहां से महिपालपुर के लिए बस पकड़ते हैं और बस पकड़ने के बाद अभिषेक के घर जाते हैं और फिर से ये दोनों अपने उसी रिश्ते में वापस आ जाते हैं जहां से इन दोनों ने अपने उस रिश्ते को उसी जगह पर छोड़ा था। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको इस बात का एहसास भी कराना है। चाहे रिश्ते कोई भी हो, उन रिश्तों में अगर समय दिया जाए, इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि एक दूसरे के साथ अटैच होना। जाहिर सी बात है कि जब आप ज्यादातर समय उस इंसान को देंगे तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ेगी नहीं बल्कि नजदीकियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अक्सर यही होता है कि आज के इस आधुनिक परिवेश में कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की बिना एक दूसरे को समय दिए ही यह सोच लेता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। कि इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं इस पूरे घटनाक्रम में वो मोड़ कौन सा आया जहां से अभिषेक का लाइफ पूरी तरीके से बदल गया, जहां से रोशनी और अभिषेक एक दूसरे के साथ पुनः आए और आने के बाद एक दूसरे के साथ फिर से उसी रिश्ते को लेकर आगे बढ़ गए। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में